आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक ठाक होंगे। आइए, आपके बीच ट्रांसलेशन का सेशन चल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ा रहे हैं आपको, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस का बेसिक ट्रांसलेशन करा दिया। ठीक है, अब बेसिक ट्रांसलेशन तो हो गया है। बेसिक ट्रांसलेशन के साथ ही साथ मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ एडवांस टाइप के सेंटेंस का भी अनुवाद कराऊंगा। तो आज मैं आपको लेकर के चल रहा हूं एडवांस सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अब वो एडवांस सेंटेंसेस क्या हैं, आइए उनको देखते हैं। तो डियर, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने चल रहा हूं आपको एडवांस में इन्फिनिटिव वर्ब। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने चल रहा हूं इन्फिनिटिव वर्ब। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में हम इन्फिनिटिव वर्ब आने पर कैसे पहचानेंगे कि आखिर ये इन्फिनिटिव वर्ब क्या होती है और कैसे हम लिखते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो आइए हम सबसे पहले इन्फिनिटिव वर्ब बताते हैं, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। तो इन्फिनिटिव वर्ब का जो पहचान है, ध्यान रखिएगा कि आपको मिलेगा ना, ने, नी। ठीक है, यदि आपको वर्ब के अंत में आपको क्या मिलेगा, ना, ने, नी मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो वर्ब होगी, ना, ने, नी वाली वर्ब होगी, इस वर्ब को लिखने से पहले हम इसको लिखने से पहले किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस वर्ब को लिखने से पहले हम क्या करेंगे, टू का वर्ब प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। तीसरी बात ये कि यह जो वर्ब होती है, यह वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग की जाती है। फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग की जाती है। ठीक है, यह वर्ब हमेशा किस में प्रयोग की जाती है, फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग की जाती है। चलिए, ये तो हो गया आपका इन्फिनिटिव। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं कैसे आएगा सेंटेंस। तो मैंने यहां पर लिखा कि मैं पढ़ना चाहता हूं। ठीक है, ये हमने सेंटेंस लिखा है। अब आप चलिए जरा देख लीजिए। तो आप सबसे पहले देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, ये डूअर मिल रहा है, सब्जेक्ट मिल रहा है, और ये चाहना, ये आपकी स्टेटिव वर्ब है। ये क्या है, आपकी स्टेटिव वर्ब है, अर्थात हम यहां पर इसे स्टेटिव वर्ब कह लेते हैं। स्टेटिव वर्ब है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जरा यहां पे आइए, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, नानेनी दिखाई पड़ रहा है। नानेनी दिखाई पड़ रहा है तो हम इसे क्या मान लेते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब मान लेते हैं। इसे हम क्या मान लेते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। हमने सेंटेंस को पढ़ा, हमने देखा, और हमें पहचान करना भी आ गया कि इन्फिनिटिव वर्ब कैसे पहचानते हैं और क्या है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। पर एक डाउट आ रहा है दिमाग में। डाउट ये आ रहा है कि भैया इसका अंतिम अक्षर क्या मिलता है, नानेनी मिलता है। तो अगर हम थोड़ा सा जीरेंड के बारे में विचार करें तो जो जीरेंड वर्ब होती है, जीरेंड वर्ब के अंत में भी तो नानेनी आता है। तो फिर हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये इन्फिनिटिव है या फिर जीरेंड है। आइए, हम इन्फिनिटिव का तो कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, हम थोड़ा सा चलते हैं जीरेंड की तरफ, और इन्फिनिटिव और जीरेंड के बीच हम डिफरेंस करके तभी आगे चलेंगे। ठीक है, आइए इसका अनुवाद जरा आप दे लीजिए। मैं पढ़ना चाहता हूं, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, आई। चाहता की मीनिंग क्या करोगे, आप लिखोगे वांट। ये आपका क्या है, प्लूरल है, इसलिए SAIS
नहीं लगाओगे। इसके आगे आओ तो क्या दिया, ना नीनी, यहाँ पे टू लगाओ और पढ़ना की मीनिंग क्या कर दोगे, रीड, आई वॉन्ट टू रीड। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा। अब देखो आपने हिंदी में नानी नहीं पाया तो जान लिया कि आपका इन्फिनेटिव है, और अंग्रेजी में क्या मिला आपको, वर्ब फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और ये यहाँ पे क्या मिलेगा, टू, ये टू बता देगा कि ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव है। ठीक, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए और हम चलते हैं अब जीरेंड की तरफ। ठीक है, नंबर जो वर्ब आएगी एडवांस में वो आपकी आएगी जीरेंड। ठीक है, जीरेंड वर्ब। अब ये जीरेंड वर्ब क्या है, जरा इसके बारे में समझते हैं। तो भैया इसका भी अंतिम अक्षर क्या होता है, ठीक है, वर्ब के अंत में ना, ने, नी, ये आपको मिलेगा, ना ने नी मिलेगा। एक पॉइंट ये होगी। अब आप कहोगे सर आपने इन्फिनेटिव के अंत में भी ना ने नी बताया और जीरेंड वर्ब के अंत में भी ना ने नी आएगा, तो फिर हम डिफरेंस कैसे करेंगे। तो भैया परेशान ना हो, धैर्य रखिए, मैं आपकी समस्या को जानता हूं और आपकी उलझन को मैं जल्दी ही दूर करने वाला हूं। आप देखिए तो सही। चलिए दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये जो जीरेंड वर्ब होती है इसको हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। तीसरी पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी हम जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब आता है प्रश्न ये कि हम डिफरेंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको बता देता हूं डिफरेंस कैसे करना है। तो भैया एक पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा, वो क्या है जरा देखिएगा। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जब वे मेन वर्ब के रूप में आ जाएं, एमवी के रूप में आ जाएं, तो वो जो वर्ब्स होती है ना, वो वर्ब्स डिसाइड करती हैं कि ये जो नानेनी वाली क्रिया है ये इन्फिनेटिव है या जीरेंड है। अर्थात अगर हम ये कहें कि जो एमवी होती है ना वो डिसाइड करती है कि आप नानेनी वाली वर्ब को इन्फिनेटिव कहोगे या फिर जीरेंड कहोगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि वे कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो डिसाइड करेंगी कि ये जीरेंड है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर लिखेंगे आप जीरेंड को बताने वाली वर्ब्स। ठीक है, जीरेंड को बताने वाली वर्ब्स कौन कौन से हैं जरा देखिएगा। सबसे पहला नंबर है रिफ्रेन। रिफ्रेन मीन्स होता है दूर रहना। दूसरा नंबर होगा डिटर। डिटर के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। इसके साथ भी प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, डिटर फ्रॉम मीन्स क्या होता है, रोकना। फिर आपका आता है क्या, एक्यूज, ACCUSE, एक्यूज ऑफ होता है। एक्यूज ऑफ मीन्स होता है क्या, आरोप लगाना। फिर इसके बाद में क्या आएगा, स्टार्ट आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या आएगा, स्टॉप। स्टार्ट मीन्स प्रारंभ करना और स्टॉप मीन्स क्या होता है, रोकना। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, प्रिवेंट के साथ भी क्या आता है, फ्रॉम आता है। ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम हो जाएगा। और फिर इसके बाद आगे चलेंगे, प्रिवेंट के बाद में आएगा प्रिटेंड, बहाना करना हो गया। फिर इसके बाद में आएगा इंसिस्ट के साथ क्या लगता है, ऑन। अडिग रहना होता है, इंसिस्ट ऑन हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा अवॉइड मीन्स क्या होता है, दूर
रहना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स जब भी एमवी के रूप में आएंगे, जब भी ये एमवी के रूप में आएंगी, ध्यान रखिएगा ये सारी वर्ब्स क्या बताती हैं, हमेशा इनके पहले आने वाली जो क्रिया होगी जिसका अंतिम अक्षर ना नहीं होगा, वह क्रिया क्या बताई जाएगी, जीरेंड। किसके द्वारा बताई जाएगी, इन सभी वर्ब्स के द्वारा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और इन वर्ब्स को आप याद कर लीजिएगा। जब याद कर लेंगे तभी आप क्लियर कर पाओगे कि नानी वाली जो वर्ब है वह इन्फिनेटिव है या जीरेंड है। ये हिंदी की बात हो रही है, बाकी अंग्रेजी में तो आप या पहचान लोगे कि टू लगा रहेगा तो इन्फिनेटिव है, आईएनजी लगा रहेगा तो जीरेंड है। ठीक है, बट हिंदी में ट्रांसलेशंस कैसे करेंगे, इसके लिए इनको जानना बहुत जरूरी है। आप इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद में हम आपको लेकर के चलते हैं सेंटेंस पर। ठीक है, इनका सेंटेंस कैसे करेंगे और कैसे इनका अनुवाद होगा। तो चलिए, मैंने क्या कहा कि जो नॉन एनी वाली वर्ब मिलेगी, नॉन एनी वाली वर्ब मिलेगी तो इन्फिनेटिव के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और जीरेंड के लिए, ठीक है, जीरेंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म करना पड़ेगा और प्लस क्या जोड़ना पड़ेगा, आईएनजी। ठीक है, तो डियर इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। आइए सेंटेंस पर चलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, हर लड़का सफल होना चाहता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, हर लड़का सफल होना चाहता है। ठीक है, आगे मैं आगे लिखूं कि मैं क्रिकेट खेलना रोक देता हूं। मैं क्रिकेट खेलना रोक देता हूं। मैंने ये दो सेंटेंस लिखा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्वेश्चन क्या, इसको याद रखिएगा क्योंकि यही सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिएगा जरा, मैं आपसे कहूं कि इन दोनों सेंटेंस में आप सबसे पहले नानी वाली वर्ब को पॉइंट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हमने क्या देखा, सफल होना, इसके अंत में क्या दिखाई पड़ रहा है, नानी। चलो एक वर्ब ये हो गई, दूसरी वर्ब हमने क्या पाया, खेलना, और इसके अंत में क्या दिखाई पड़ रहा है, नानी। तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि इन दोनों में से कौन सी वर्ब इन्फिनेटिव है और कौन सी वर्ब जीरेंड की है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि जब वर्ब के बीच में डिफरेंस करना हो, इन्फिनेटिव और जीरेंड के बीच में डिफरेंस करना हो, तो आप किसकी हेल्प लोगे, एमवी की लोगे, मेन वर्ब की लोगे। वही मेन वर्ब बताएगी कि उसके सामने वाली जो वर्ब है, ठीक है, उसके पहले आने वाली जो वर्ब है वह इन्फिनेटिव है या फिर जीरेंड है। ठीक है, तो डियर जो वर्ब्स मैंने लिखवाया है आपको वो वर्ब्स याद होनी चाहिए, अगर याद होगी तभी आप यहाँ पे डिफरेंस कर पाओगे। तो आइए जरा देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या मिला, रोक देना, और रोक देना का अंग्रेजी क्या होता है डियर, स्टॉप। स्टॉप हो गया। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये वर्ब बता रही है कि ये नॉन एनी वाली जो वर्ब है वह कौन सी वर्ब है, जीरेंड है। लेकिन यहाँ पर बताइए कि जो वर्ब मैंने लिखवाया है क्या उनमें से कोई वर्ब यहाँ पर आई है क्या, नहीं आई है। इसका मतलब ये वर्ब बता रही है कि ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव है, अर्थात ये कि इसको लिखने से पहले टू लगाना पड़ेगा और इसको लिख करके हमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए अनुवाद करते हैं। हमने क्या किया, हर लड़का, सबसे पहले लिखा एवरी बॉय, एवरी बॉय। चलिए यहां पे आ जाइए, चाहना का अंग्रेजी क्या करोगे, वांट,
ठीक है। अब देखो ये नाउन क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम यहाँ पर क्या लगा दें, यस लगा दें। फिर इसके आगे जाओ, यहाँ पर क्या दिया है, नॉन एनी, तो हमने क्या लगा दिया, टू। अब फिर सफल होना का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी सक्सेसफुल कर दो, यहाँ पर बी सक्सेसफुल कर दो, या यहाँ पर वांट्स टू सक्सीड कर सकते हो, सक्सीड। एवरी बॉय वांट्स टू बी सक्सेसफुल, या फिर एवरी बॉय वांट्स टू सक्सीड, या गेट सक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। आज ये नीचे वाले सेंटेंस को देखते हैं। मैं क्रिकेट खेलना रोक देता हूं, इसका क्या करेंगे, आई स्टॉप, आई स्टॉप। अब आपका ये प्लूरल है इसलिए यस या यस नहीं लगेगा। इसके आगे आ जाओ, यहां पर क्या दिया है, नॉन एनी दिया है, तो हम क्या करेंगे, खेलना का अंग्रेजी प्ले करेंगे, और फिर यहां पर क्या कर देंगे, आईएनजी, आई स्टॉप प्लेइंग। अब फिर आगे क्रिकेट दिया है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, क्रिकेट, आई स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ गई होगी बात कि हमें कैसे इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है और कैसे जेरेंड का प्रयोग करना है। ठीक है, आइए एक दो एग्जाम्पल से और समझते हैं कैसे होगा, उनको समझते हैं। ठीक है, देखिए आगे, हम आपको रमेश कहकर बुलाना चाहते हैं। हम आपको रमेश कहकर बुलाना चाहते हैं। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। अब जरा ये बताइए, यहां पे आपको क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट। आप यहां पे देख रहे स्टेटिव वर्ब है जिसे मेन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब है। अब एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, रमेश भी है, फिर यहां पे कहकर बुलाना, कहकर बुलाना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कहकर बुलाना है ये एक ही वर्ब है। ऐसा मत करिएगा कि इसे हम दूसरी वर्ब बना दें, इसी दूसरी वर्ब बना दें, नहीं। जब हम किसी को कुछ कहते हैं उसके लिए कहकर बुलाना, ये दोनों आपके क्या है, एक ही वर्ब है। तो यहां पर नानी नहीं दिया, इसका मतलब ये टू वाली वर्ब हो गई, इन्फिनेटिव हो गई। और ये जो रमेश है, ये रमेश किसको मॉडिफाई कर रहा है, आपको कर रहा है। ठीक है, तो अब चलिए बनाते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कहेंगे जी वी, फिर चाहता करें जी क्या करोगे, यहां पर वांट लगाओगे, और यहां पर यस या यस नहीं लगाओगे क्योंकि ये आपका क्या है, प्लूरल है। फिर वी वांट, यहां पर देखिए नाने नहीं दिया है तो टू लगाओगे। कहकर बुलाना का अंग्रेजी होता है कॉल, कहकर बुलाना का अंग्रेजी क्या होगा, कल, वी वांट टू कॉल। ठीक है, और फिर आपको की मीनिंग क्या करोगे, यू, और फिर क्या करोगे, रमेश। ठीक है, वी वांट टू कॉल यू रमेश। ठीक है, वी वांट टू कॉल यू रमेश, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, आगे चलिए जरा देखते हैं, कुछ और शब्दों को देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं उसे मिलने से रोकता हूं, मैं उसे मिलने से रोकता हूं, मैं उसे मिलने से रोकता हूं। ठीक है, कैसे होगा जरा देखिएगा। मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई। रोकता का अंग्रेजी क्या करोगे, डिटर, DETER। ये आपका सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, यस नहीं लगाओगे। फिर डिटर के बाद में क्या लगाते हैं भैया, प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाते हैं। तो चलो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाया, आई डिटर फ्रॉम। ठीक है, आई डिटर फ्रॉम, मिलना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मीटिंग। लेकिन अब प्रॉब्लम होती है कि हम उसे को कहां ले जाएं। क्या हम
इस वर्ब के बाद ले जाएं या फिर इस एमवी के तुरंत बाद लगाएं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो एमवी है इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, अर्थात उसे पर एमवी का प्रभाव पड़ रहा है या फिर मिलाने का प्रभाव पड़ रहा है। तो भैया रोकने का कार्य किसको हो रहा है, उसे। रोका किसको जा रहा है, उसे। अर्थात ये एमवी का प्रभाव ज्यादा से ज्यादा किस पर पड़ रहा है, उसे। इसका मतलब यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, हर या हिम करना पड़ेगा। आई डिटर हर फ्रॉम मीटिंग, आई डिटर हर फ्रॉम मीटिंग, इस तरह से आपका ये बन जाता है। ठीक है, तो ये रही बात आपका क्या, इन्फिनेटिव और जीरेंड का। ठीक, एक आपका ये दो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आपने इन्फिनेटिव के बारे में जाना और उसके बाद में आपने किसके बारे में पढ़ा, जीरेंड वर्ब के बारे में पढ़ा। आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं एडवांस की दुनिया में, एक नए शब्द के साथ आपका मुलाकात कराते हैं। और वो शब्द क्या है, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, आइए हम आपको लेकर के चलते हैं कहां पर, लेट के पास। ये लेट के पास, ठीक है। हम अगला कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं और हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या है, लेट है। ठीक, लेट का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे करते हैं। ठीक है, लेट का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं लेट का प्रयोग किसके लिए होता है। लेट का प्रयोग अनुमति के लिए होता है। लेट का प्रयोग किसके लिए होता है, अनुमति के लिए होता है। दूसरी बात ये कि जब भी लेट आएगा तो ध्यान रखिएगा ना नेनी, ना नेनी आना चाहिए। और फिर आपको वर्ब हिंदी के रूप में देना, ये देना आना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर याद रखिएगा कि ये जो लेट है, ये जो लेट वर्ब है, इसे हमेशा हम लेट को हमेशा टेंस के अनुसार प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, आइए चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि मैंने आपसे कहा कि लेट के साथ यस या ईएस जोड़ना है। ये कब जुड़ेगा, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, यह वह नाम, और साथ ही साथ क्या होगा, एक वचन होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि लेट को केवल लेट के रूप में लिखना है कब, जब आपका सब्जेक्ट क्या मिलेगा, मैं, हम, तुम, वे, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन का सब्जेक्ट आएगा। तो अब आपको क्या करना है, केवल लेट ही लिखना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूं, समझिएगा। वाक्य को पढ़िएगा, पढ़ने पर आपको महसूस होगा कि इसमें अनुमति देने का भाव प्रकट हो रहा है। दूसरी बात, आपको पहचान करना है, तो आपको नानेनी मिलेगा, साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, देना या दीजिए मिलेगा। ठीक है, फिर आप याद रखिएगा इस लेट का प्रयोग कैसे करोगे। तो लेट के बाद यस या यस जोड़ना है कब, जब आपके ये सब्जेक्ट होंगे, और लेट को केवल कब लिखना है, जब ये आपके सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आइए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या होगा जरा देखिएगा। मैं अगर लिखूं वह मुझे खेलने देता है, वह मुझे खेलने देता है, आपका एक सेंटेंस ये हो गया। आइए जरा हम इनका अनुवाद करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस वाक्य को पढ़ते हैं और पढ़ करके देखते हैं क्या इसमें अनुमति का भाव प्रकट हो रहा है या नहीं। तो यहां पे देखिए क्या दे रहा है, वह मुझे खेलने देता है, अर्थात वह जो है मुझे खेलने की अनुमति देता है। यहां पे अनुमति का भाव तो प्रकट हुआ, समझ में इतनी बात आई। लेकिन अब हम ये भी देख लेते हैं क्या हमें ना नेनी मिल रहा है या नहीं। तो भैया देख लो जरा, यहाँ पे क्या मिला, ने मिला। फिर अब हम देखेंगे क्या हमें देना शब्द मिलेगा या नहीं। तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, देता। अब ये जो देता है, देना है, ये देना, देता, देती, देते इस रूप में आएगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, लेकिन याद रखें कि हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, हमें गिव लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, लेट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, तो आइए हम इनका अनुवाद करते हैं। तो वह की मीनिंग क्या करोगे, ही,
इतनी बात हो गई। चलिए, आपको मैंने कहा कि इसकी अंग्रेजी आपको क्या लगाना है, लेट लगाना है। देता दिया और क्या दिया है, नॉन एनी, तो चलो हमने क्या किया, लेट लगा लिया, ही लेट हो गया। अब ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए क्या लगा दोगे, यस, ही लेट्स। फिर मुझे का अंग्रेजी क्या करोगे, मी। और फिर ये खेलना का अंग्रेजी क्या करोगे, प्ले। आपको यहाँ पे टू लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ही लेट्स मी प्ले, इस तरह से बन जाएगा, ठीक। आगे कुछ सेंटेंस मैं आपको बताता हूं, जरा उनको देखिएगा कैसे करेंगे। अब मैंने लिखा कि मैं बच्चों को दौड़ने देता हूं, मैं बच्चों को दौड़ने देता हूं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या इसमें लेट लगेगा क्या, तो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या मिला, देता हूं, और इसके पहले क्या मिला, ने मिला। वाक्य को पढ़ने से लगा कि यहां पर अनुमति देने का भाव प्रकट हो रहा है। तो चलिए बनाते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई। हमने देता हूं और नानी नहीं पाया इसलिए क्या लगा लिया, लेट। अब आप बताएं क्या इसमें हम यस एस लगा दें क्या, तो आप कहोगे सर ये प्लूरल है इसलिए यस आई एस नहीं लगेगा, तो हमें यस आई एस नहीं लगाना है, ठीक है। आई लेट। फिर बच्चों का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन, आई लेट द चिल्ड्रेन। और फिर दौड़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, आई लेट द चिल्ड्रेन रन, आई लेट द चिल्ड्रेन रन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, एक हम इस लेट को इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग करके देखते हैं। लेट को इन्फिनिटिव के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहूं, मां मुझे पढ़ने देना चाहती हैं, मां मुझे पढ़ने देना चाहती हैं, ठीक है। अब कैसे बनेगा ये जरा समझिएगा। आप देखो कि यहां पर क्या मिला, ने मिला, यहां पर क्या मिला, ना मिला। अब आप कहोगे कि दो बार नानी नहीं आया है, इसका मतलब ये नानी नहीं है तो टू लगा दें, यहां पर नानी नहीं है तब भी टू लगा दें। ना ना, गलत हो जाएगा भैया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि जरा पढ़ करके देखिए, मुझे पढ़ने देना मतलब अनुमति का भाव प्रकट हो रहा है भैया, अनुमति का भाव प्रकट हो रहा है। और जब अनुमति देने का भाव प्रकट हो तो ये मत सोचिएगा कि ना नहीं है तो फटाक से टू लगाएं और गिव कर दें, फिर टू लगाएं, रीड कर दें, सब गलत हो जाएगा, सब का सब गलत हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा नहीं करोगे। आपको ये नानी और ये इसको मिला करके आपको क्या लगाना पड़ेगा, लेट लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मदर चाहती का अंग्रेजी क्या लगाओगे, वांट्स, ठीक है। अब यहां देखिए नानी नहीं दिया है तो टू लगाओ और फिर लेट लगा दो, ठीक है। मुझे का अंग्रेजी क्या करोगे, मी, और पढ़ना का अंग्रेजी क्या कर दोगे, रीड। तो ये हो जाएगा मदर वांट्स टू लेट मी रीड, मदर वांट्स टू लेट मी रीड, ठीक है। जैसे वह मुझे खेलने देना चाहता है, वह मुझे खेलने देना चाहता है, कैसे करोगे, पहले वह की मीनिंग क्या करोगे, ही, चाहता की मीनिंग क्या करोगे भैया, वांट्स। चलो यहां पर देखो ये दिया है तो टू लगा करके लेट लगा दो, और फिर मुझे का अंग्रेजी मी, और खेलना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, प्ले। ही वांट्स टू लेट मी प्ले, ही वांट्स टू लेट मी प्ले। ये आपके हो गए तीन कॉन्सेप्ट। मैंने आपको इन्फिनिटिव बताया, जेरेंड बताया और लेट बताया, ठीक है। चलिए आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। और वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को खूब शेयर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि बगैर फीडबैक के कुछ मज़ा नहीं आता डियर। इसलिए रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को देखें तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू।